हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई10 एक्सप्लेन्स। आई10 एक्सप्लेन्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपका डेट जो है जेईई मेंस का पोस्टपोन हो चुका है। काफ़ी डेट्स आगे चले गए हैं, तो हमें थोड़ी स्ट्रेटजी में भी चेंज करनी होगी। फुल टेस्ट को हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं क्योंकि एग्जाम में काफ़ी लंबा टाइम अभी है। फुल टेस्ट लाके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आपके एग्जाम में 20 डेज बच रहे होंगे तो हम फिर से फुल टेस्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन राइट नाउ आपके लिए उससे भी कुछ बड़ा न्यूज़ आपके पास आया है। ये है कोप्रो सीरीज़। कोप्रो सीरीज आप पहली बार दिख रहे हैं। आपको ये एक माइक्रो चिप के जैसा लग रहा होगा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर के जैसा। ये कोप्रो जो है कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सीरीज होने वाली है जेईई मेंस एडवांस 2020 को। मुझे यकीन है कि आपने जितना प्यार फुल टेस्ट को दिया है उससे कहीं ज्यादा प्यार आप इसको देंगे, क्योंकि ये है ही कमाल का। यहां पे हम स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर ऑर्गेनिक, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक। ये ऑल्टरनेट चल रहे होंगे। आज पहली वीडियो केमिकल बॉन्डिंग के बॉन्ड एंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इसमें ढेर सारे पार्ट्स आएंगे, 7, 8 या 10 पार्ट्स आ सकते हैं बॉन्डिंग के। इसी तरीके से कई सारे पार्ट्स आपके ऑर्गेनिक में भी हम आईयूपीएससी जीओसी से स्टार्ट करते हुए लास्ट चैप्टर तक जाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे कोप्रो सीरीज में कवर कराए जा रहे होंगे। फिर से बता दूं, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सीरीज को कोप्रो सीरीज का नाम दिया गया है। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और हम उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में मैक्सिमम बूस्ट कर पाएगा आपका कॉन्फिडेंस और आपका स्कोर। मैं आपका अपना गुरुजी, आप मुझे जानते हो, तकरीबन 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और 3 साल हो गए अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाते हुए। और आपने देखा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिला है। मुझे 11 बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिल चुके हैं। रिसेंट अवार्ड मुझे अनअकैडमी की तरफ से भी प्रोवाइड किया गया है। किसी जगह बेस्ट टीचिंग है, किसी जगह मोस्ट इनोवेटिव टीचिंग है, किसी जगह बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, किसी जगह एनर्जाइजर है। तो इस तरीके से बहुत सारे अवार्ड्स मिलते आए हैं। ये आपका प्यार है कि आपने हमारे कोर्सेज को हमें इतना पसंद किया है। ठीक है, स्टार्ट करें आज का सेशन। पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइएगा। पहले कॉन्सेप्ट्स होंगे, फिर प्रॉब्लम्स होंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। तो तीनों चीज आपको यहां पे दिखेगी, तो बड़ा कमाल का सेशन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपके बॉन्ड एंगल के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। गाइस देखो, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। बॉन्ड एंगल वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने एक लाइन लिख के आपके स्क्रीन पर दे दिया है क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग खराब होती है और मैं लिखता भी कम हूं। एक्सप्लेन बहुत डिटेल में कर दूंगा। सबसे पहली चीज आपको समझनी होगी कि बॉन्ड एंगल क्या है। तो आप बहुत बढ़िया से जानते हो कि हम बॉन्ड एंगल को कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए AX2 टाइप मॉलिक्यूल है, कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। मान लीजिए यहां पर आपके पास लोन पेयर है, तो दो एडजेसेंट एटम्स जो सेंट्रल एटम के साथ एंगल बना रहे होते हैं ना बेटा, इसी को हम लोग बुलाते हैं बॉन्ड एंगल। समझ रहे हो, ये हमेशा दो एडजेसेंट एटम्स हो रहा होता है। तो जब तक आपको कुछ बोला ना जाए तब तक आप दो एडजेसेंट के बीच में ही लीजिएगा बॉन्ड एंगल। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये AX3 टाइप है और हमको बॉन्ड एंगल बोला जाए तो दो एडजेसेंट के बीच में हम इसको बॉन्ड एंगल बोल रहे होंगे, ना कि इसको बॉन्ड एंगल बोल रहे होंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो। यहां θ1 जो है ये बॉन्ड एंगल बोला जाएगा। θ2 जो होगा ये बॉन्ड एंगल तब बोला जाएगा जब आपको बोल दिया जाता है कि आपको दोनों टर्मिनल वाले एक्स के साथ सेंटर के बीच का एंगल पूछा जाए। जैसे कि मान लीजिए ClF3 में आपसे पूछ दिया जाता है कि FClF के बीच का एंगल कितना है, तो 175 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाता है कि दो एडजेसेंट या सिंपल बॉन्ड एंगल बोला जाता है तो फिर 90 से छोटा हो जाएगा। तो एग्जाम में मेंस या एडवांस में आपको समझना होगा कि बॉन्ड एंगल कौन सा पूछा गया। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है मैं पहले वो पढ़ देता हूं। देखो, बोला यह जाता है कि अगर हमारा सेंट्रल एटम फिक्स्ड हो तो अगर साइड एटम को या सब्सिडरी एटम को, साइड एटम किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए पानी है, पानी में O से लगे हुए जो दो हाइड्रोजन है इनको साइड एटम्स बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि डाइमिथाइल ईथर है तो O से लगे हुए दो CH3 है, इसको साइड ग्रुप बोल रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास F2O है तो O से कनेक्टेड दो फ्लोरीन है, हम इसको साइड एटम बोल रहे होंगे। तो साइड एटम का जब साइज बढ़ रहा होता है ना, तो इसके हिसाब से बॉन्ड एंगल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। जनरली साइज बढ़ने से सेंट्रल एटम को अगर फिक्स रखिएगा तो जनरली देखने को मिलता है कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। तो मतलब अब ये जो साइज है, आपको पता है कि साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड टर्म है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइज के बढ़ने घटने से बॉन्ड एंगल बढ़िया घट सकती है, या साइड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से भी आपका बॉन्ड एंगल चेंज होता है। तो वही चीज लिखी हुई है यहां पे। आपको बोला गया है कि रिपल्सन बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, ठीक है, मे इंक्रीज और डिक्रीज द बॉन्ड एंगल। हो सकता है ये इंक्रीज कर दे या हो सकता है ये डिक्रीज कर दे। ठीक है, अब आओ मैं तुमको समझाता हूं एक एग्जांपल लेके, देखना बहुत ध्यान से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने ले लिया PF3, एक लोन पेयर है बेटा, हमने ले लिया PCl3, ठीक है, हमने ले लिया
PBr3, हमने ले लिया PI3। मैं बता दूं, आपको थ्योरी भी बताऊंगा, मैं आपको प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। यहां पर तीनों चीजें हो रही होंगी, तो डोंट वरी। अब देखो, अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो मैं साइज के हिसाब से बात करूं तो क्लियर तुम देख रहे होगे कि फ्लोरीन जो है ये बहुत छोटे छोटे हैं। क्लोरीन का थोड़ा थोड़ा साइज बढ़ना स्टार्ट हुआ है, ब्रोमीन का साइज और बढ़ना स्टार्ट हुआ है, आयोडीन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो साइज में तुम देखो फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन, साइज बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो साइज जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्सन्स भी बढ़ रहे होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, आपको ये भी बहुत बढ़िया से पता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे जो लोन पेयर जो है वो डिस्प्लेस होके फ्लोरीन की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी घट जाएगी, और चार्ज डेंसिटी जब घटेगी तो रिपल्सन यहाँ पे कम हो जाएगा। इसीलिए अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो ओनली 97 डिग्री का होता है, बहुत छोटा बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, अच्छा PCl3 में देखिए साइज बढ़ना स्टार्ट हुआ है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है इतने क्लोरीन की तरफ खींच के नहीं आएंगे, थोड़े से कहीं ना कहीं क्लोरीन और फास्फोरस के बीच में टुवर्ड्स क्लोरीन ही है, पर उतने क्लोज नहीं जितने फ्लोरीन में है। यहां बॉन्ड एंगल एकाएक बढ़ के 100 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, आगे आइएगा, है ना, डेसिमल छोड़ दीजिए। अगर मैं ब्रोमीन में बात करता हूं तो यहां पे और भी रिपल्सन्स बढ़ने स्टार्ट होंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहां पे होंगे, इनके बीच में भी रिपल्सन्स अच्छा खासा चार्ज डेंसिटी की वजह से नजर आ रहा होगा। तो बॉन्ड एंगल यहां पे भी बढ़ना स्टार्ट होता है, 101.5 डिग्री तक चला जाता है। देखिए बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल इनका बढ़ता जा रहा है। आगे आइए, PI3 में बेटा अगर आप यही देखोगे बहुत बड़ा साइज है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिपल्सन है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के क्लोज होने की वजह से इनके बीच में भी अच्छा खासा रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। तो यहां बॉन्ड एंगल बढ़ के 102 डिग्री हो जाता है। तो देखिए जैसे जैसे बेटा हम साइड एटम्स को बढ़ाते जा रहे हैं, साइज बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसके और भी एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, लाइक कई बार हम बैक बॉन्डिंग से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखोगे। अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं जो इससे भी तगड़ा लगेगा आपको, मतलब मजा आ जाएगा देख के। देखिए मान लीजिए कि हम आपको वाटर दिखा रहे हैं, ये रहा H2O, और देखिए यहां पे दो लोन पेयर लिया गया है। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, हम साइज अब बढ़ा देते, एटम्स की जगह रिप्लेस कर देते मिथाइल से। ये रहा मिथाइल, ये रहा हाइड्रोजन, देखिए अभी भी लोन पेयर है, और ग्रुप को और बढ़ा देते। अब हम क्या करते, O की जगह लगा देते CH3, और यहां से लगा देते CH3, यहां से लगा दिया लोन पेयर, और बढ़ा देते हैं। अब और बड़े बड़े ग्रुप लगा देते हैं, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3। आप क्लियर देख पा रहे हो, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा। हाइड्रोजन काफी छोटे हैं, मिथाइल काफी बड़ा, हाइड्रोजन छोटा है। ये देखिए मिथाइल मिथाइल है, और ये जायंट सा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है लगा हुआ। अब आप बॉन्ड एंगल क्लियर देख सकते हैं यहां पे बिल्कुल आसानी से कि सबसे छोटा बॉन्ड एंगल वाटर में होगा। ठीक है, कितना, 104.5 डिग्री का। अगर मैं यहां थीटा की बात करूं 104.5 डिग्री होता है वाटर में, आप एनसीईआरटीज में भी पढ़ते हैं। जैसे ही आप CH3 लगा दिए साइज बढ़ गया। अब साइज बढ़ा तो ये रिपल्सन स्टार्ट करेगा, इनके बीच में भी रिपल्सन हो रहा है। दूसरा एक और भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है, क्या दिया जाता है कि मिथाइल जो है इलेक्ट्रॉन को यहां से धकेल के थोड़ा सा पास ला देगा, इसके वजह से भी, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, यहां पर भी चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से रिपल्सन होगी, और एक का एक बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, 108.9 डिग्री के आसपास का इंक्रीमेंट आपको दिख जाएगा यहां पे। तो बॉन्ड एंगल काफी बढ़ गई है आपके पास, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब दो जब हम यहां पे लगा देते हैं तो ये बॉन्ड एंगल और बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 110 डिग्री के आसपास की हो जाती है। यहां और भी रिपल्सन बढ़ गया इस तरीके से, और चार्ज डेंसिटी रिपेल करेगी, बॉन्ड एंगल लगभग में 110 डिग्री तक पहुंच जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है। ये तो इन सारे लिमिटेशन से काफी ऊपर उठ चुका है। डाइटर्शरी ब्यूटाइल ईथर में जो बॉन्ड एंगल है वो 132 डिग्री के आसपास का पहुंच गया, 132 डिग्री। तो आप समझ ही सकते हो कि हम जब साइड एटम्स के साइज को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कैसे चेंज हो रहा है। 104.5, 108.9, उसके बाद बढ़ के 110 और बढ़ के 132, सिमिलरली ऊपर भी। आप में से कई बच्चों का डाउट होगा कि सर आप डेटास क्यों लिखते हो। बेटा अगर 2021 का सितंबर वाला जेईई मेंस का एग्जाम देखोगे तो एक सीधा सवाल पूछ दिया गया था इंटीजर टाइप में कि गैसियस
ट्राइथाइल अमीन में कार्बन नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? करेक्ट आंसर 108 था। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए गए कई बार डेटास पे, तो छोटे छोटे बॉन्ड एंगल को याद रखिएगा। पानी हो गया, अमोनिया हो गया, फॉस्फीन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, है ना, F2O हो गया। छोटे छोटे बॉन्ड एंगल्स को दिमाग में जरूर रखिएगा, बड़े काम आते हैं। ठीक है, तो आई होप मैं आपको पहला वाला बहुत अच्छे से समझा पाया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ओके गाइस, सेकंड पैरामीटर्स की तरफ आते हैं। ये भी बड़ा कमाल का पैरामीटर्स है। बोला गया फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल में सेकंड हाइब्रिडाइजेशन। गाइस आपको ये पता है कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी वेरी करता है, क्योंकि आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में ढेर सारे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी इंटरमिक्सिंग होती है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें एस का पार्टिसिपेशन कितना है। समझ रहे हो? अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से ऑर्बिटल ज्यादा थिकर एंड फैटर हो जाता है, शॉर्टर एंड फैटर हो जाता है, छोटा और मोटा ऑर्बिटल, इससे बॉन्ड एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में एज द एस कैरेक्टर ऑफ एस हाइब्रिड बॉन्ड इंक्रीजेस द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। अपने आप बॉन्ड एंगल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, जैसे सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, हम कुछ अच्छे एग्जांपल भी लेंगे। जैसे कि मान लीजिए sp3 है, जैसे कि मान लीजिए sp2 है, जैसे कि मान लीजिए sp है। ठीक है, हम इसका कुछ मॉलिक्यूलर एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। जैसे sp3 में हमने ले लिया CH4, sp2 में हमने ले लिया C2H4 और sp में हमने ले लिया बेटा क्या, C2H2 ले लिया। क्लियर है? समझ में आती है बात? अच्छा, अब देखो क्लियर है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर की अगर मैं यहां पे बात करूं तो 1/4 इंटू 100 25% है। अब ये छोटा एग्जांपल, अभी कुछ बढ़िया एग्जांपल आएंगे, जस्ट वेट। यहां परसेंटेज एस जो है वो 33.3% है, यहां पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो 50% है। ठीक है, समझ में आती है बात? आपको आती होगी। अब देखो बॉन्ड एंगल आप अगर क्लियर चेक करोगे तो मिथेन में ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल होने के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो 109 डिग्री 28 मिनट आता है। ठीक है ना, 109 तकरीबन 0.5 डिग्री आता है। C2H4 में यही बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ के 120 डिग्री अप्रॉक्स हो जाता है। हालांकि थोड़ा कम ज्यादा है, पर अप्रॉक्स की बात करें तो थीटा जो यहां दिखता है वो 120 डिग्री दिखता है। अगर मैं C2H2 की बात करता हूं तो यहां पे ये बॉन्ड एंगल आप क्लियर देख रहे हो, लीनियर होने की वजह से 180 डिग्री हो जाता है। तो तुम क्लियर देख पा रहे हो कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, देखो इससे ज्यादा यहां, इससे ज्यादा यहां, तुम क्लियर देख पा रहे हो, तो बॉन्ड एंगल भी उसी हिसाब से देखिए बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपका बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करता जाएगा। पहला पॉइंट। अब थोड़ा सा इसका अच्छा वाला और अच्छा मतलब और बढ़िया वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए कि अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन किसी वजह से बदल रहा हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम लो, हाँ एकदम छोटा सा एग्जाम्पल। मान लो कि मैंने लिया है NH2, है ना, समझना, मैंने लिया है NH2 और मैंने यहां पे लगा रखा है CH3 लगा रखा है, बोले तो CH3NH2 लगा रखा है। अगर मैं इसको दिखाना चाहता हूं ये कैसे दिख रहा होगा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। CH3 है, N है, यहां से H है, यहां से H है और यहां पे देखिए इस तरीके से लोन पेयर है। ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन जो आपके पास है कैसा है, पिरामिडल है। ये जो नाइट्रोजन है पिरामिडल है, sp3 है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब जरा सा ध्यान दे दीजिएगा इन चीजों को। मैं इस HH बॉन्ड एंगल की बात करता हूं, मैं इसका नाम रख देता हूं θ1। ठीक है, अब जरा अगले एग्जांपल को देखिएगा, इसी के साथ रिलेट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप लोग जरा फोकस रहे। अब इसी का एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब CH3 के जगह बदल के ना हम BH2 रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं? BH2। और यहां पर हमने क्या रख दिया है? NH2 रख दिया। अब आपको पता है कि बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहां से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और जब बैक बॉन्डिंग हो रही होगी तो ये कुछ ऐसा हो जा रहा होगा, BH2 डबल बॉन्ड NH, इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। अब देखिए जो नाइट्रोजन आ गया अभी क्या हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब इस बॉन्ड एंगल की बात करते θ2। देखिए नाइट्रोजन जो है अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर लिया बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो पहले जो एंगल θ1 थी और जो ये θ2 थी, अब देखिए sp2 होने की वजह से यहां पे परसेंटेज s जो है वो 33.3% हो गया और यहां परसेंटेज एस जो था वो ओनली 25% था। तो कौन ज्यादा बड़ा हो रहा होगा? जी हां, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहां पे θ2 ग्रेटर देन θ1 हो रहा होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे चेंज हुआ है। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल मैंने दिया, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इससे आपका और क्लैरिटी आ रहा होगा, है ना। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, एक और मस्त एग्जाम्पल देता हूं। अब बेटा मान लीजिए कि हमारे पास एक केस है, कुछ केस ऐसा है, CH2 है
और डबल बॉन्ड मान लीजिए यहां से NH है और मान लीजिए यहां पे लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन को देखिए, ये नाइट्रोजन आपका sp2 है, क्लियर है। अब इस CH2 को हम रहने देते हैं और इस H को हम बदल देते हैं, ठीक है ना। हम इस बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा θ1 है। अब देखिए CH2 को हम ऐसे ही रहने दिए, डबल बॉन्ड यहां से N रख लिए। हाइड्रोजन की जगह हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा बदलाव ला देते हैं, यहां पर SiH3 लगा देते हैं और यहां पे देखिए लोन पेयर है। अब मामला बदल गया है क्योंकि वेकेंट d ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग हो गई। अब जब बैक बॉन्डिंग हुई है तो CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड SiH3 आ गया, नाइट्रोजन पे प्लस इस पे माइनस आ गया। देखिए अभी ये नाइट्रोजन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, इससे इसका बॉन्ड एंगल जो है वो पूरा 180 डिग्री हो गया और यहां बॉन्ड एंगल जो था तकरीबन 100 आपका 19-18 के आसपास था, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल जो है यहां पे अगेन हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने की वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पे 50% आ रहा है और यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो 33.3% आ रहा है। तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। देख रहे हो सेशन कितना कमाल का चल रहा है, देख रहे हो तुम किस कमाल का सेशन चल रहा है, चीजें कितनी इंटरेस्टिंग है केमिकल बॉन्डिंग में। ये मेंस और एडवांस दोनों को कवर कर रहा है। वेलकम टू कोप्रो सीरीज, ठीक है। या बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरीके से फैक्टर्स जो है हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर्स और परसेंटेजेस चेंज कर रहे होते हैं। इसको क्लियर हो रहा होगा आई थिंक आपका। मैंने आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक बेंट बॉन्ड बेंट रूल वाला आप चेक कीजिएगा। बेंट रूल में मैंने परसेंटेज एस कैसे वेरी होता है वो भी बताया, कॉन्सेप्ट सेम यही लगता है। उस बेंट रूल को इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ये लगा दीजिएगा तो और आपका ये पावर बढ़ जाएगा बॉन्ड एंगल समझने का, ठीक है। ओके गाइज, नेक्स्ट पे आते हैं। अब फिर से हम बात करने वाले हैं कि फैक्टर्स है जिनके ऊपर बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। अगला हमारे पास है इंक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अगर हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के ऊपर इंक्रीज कर देते हैं ना, तो ऊपर से आने वाला जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और जिसके वजह से बॉन्ड एंगल घटनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा रफली बोला जाता है कि एक लोन पेयर लगाने के बाद बॉन्ड एंगल तकरीबन 2.5 डिग्री का बढ़ता घटता है। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है पर ऊपर नीचे होता रहता है, किसी बार 2 डिग्री, किसी बार 2.7 डिग्री, किसी बार 1.8, किसी बार 3.2 तक चला जाता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आप ये मत समझिए कि हर बार 2.5 में, अप्रोक्सीमेटली 2.5 आपका जो है वो बॉन्ड एंगल घट जाता है। अब मैं आपको एक समझाता हूं एग्जांपल देखिए। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिएगा, एकदम छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए कि हम CH4 ले रहे हैं, मिथेन, ठीक है। हम ले रहे हैं यहां पर अमोनिया, हाँ, और हम ले रहे हैं यहां पर H2O। अब एकदम छोटे एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं तो चीजें समझ में ज्यादा आती है। अब देखिए यहां पे लोन पेयर है ही नहीं, यहां पे किसी भी तरह का लोन पेयर नहीं है, 4 के 4 आपको एटम्स कनेक्टेड है। तो यहां जो थीटा जो आपका बॉन्ड एंगल आता है वो 109 डिग्री 28 मिनट आता है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब देखिए अमोनिया में एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो गया तो अब ये पिरामिडल हो गया, है अभी भी sp3 ही, ठीक है बेटा। पिरामिडल होने की वजह से अब जो ऊपर से आने वाला जो दबाव है, ऊपर से आने वाला जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स है, ये एंगल को छोटा कर देगा और ये वाला जो एंगल है वो घट के 107.5 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा, जब हम वाटर ले रहे होंगे तो यहां पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो 2 लोन पेयर आने की वजह से देखिए क्या हो रहा होगा, अब ऊपर से आने वाला रिपल्सन और बढ़ गया और ये वाली जो एंगल थीटा थी ये और भी घट के 104.5 डिग्री हो गई। तो देखिएगा बॉन्ड एंगल जो है जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जा रहा है, हमारा बॉन्ड एंगल जो है बेटा वो घटता जा रहा है तकरीबन 2.5 डिग्री के आसपास अप्रोक्सीमेटली। तो जैसे जैसे आप ये बॉन्ड एंगल को चेक करने के लिए लोन पेयर का यूज करें जिस किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा कि अगर हम एक एक्स्ट्रा लोन पेयर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। ये तो थी छोटी सी जानकारी, आपको लग रहा होगा अरे सर ये तो आसान थी, हमको आती थी। तो अब देखो, अब एक एग्जांपल और बढ़िया लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है ClO2 और हमारे पास है ClO2 माइनस। पहले समझिए दोनों अलग अलग चीज है। ये क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना, और ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ठीक है। ये एक एनायन है और वो एक गैस है। अब आइए दोनों का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, देखिएगा। तो ये रहा Cl, ठीक है। आप देखो यहां से डबल बॉन्ड हो, यहां से मान लीजिए डबल बॉन्ड हो, यहां से एक जुड़ा इलेक्ट्रॉन और यहां पे मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये रहा ClO2। ClO2 माइनस में देखिए यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, दूसरा जोड़ा इलेक्ट्रॉन और माइनस, परफेक्ट, मजा ही आ गया। अब देखो जरा सा समझो यहां क्या हो रहा है।
ऊपर से आने वाला रिपल्सन जो है वो इधर से भी है पर उतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज यहां पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन उतना रिपल्सन क्रिएट नहीं करेगा, पर यहां से आने वाला रिपल्सन कुछ ज्यादा ही है। तो अगर मैं बात करूं θ1 और θ2 में, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला था ना कि लोन पेयर अगर आपका बढ़ेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो ऊपर से कंप्रेस ज्यादा होगा और बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। तो यहां पे θ1 का बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या हो रहा होगा, θ2 से बड़ा हो रहा होगा। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? क्या आप बच्चों को बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस से आपको समझाने के लिए ले लिया, हमने ले लिया किसका, NO2 का। तो देखिए यहां से डबल बॉन्ड, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। ये रहा आपका NO2 गैस, बड़ा फेमस एग्जांपल है, जेई में अक्सर नजर आता है। ठीक है, आगे आइए। अब एक हम ले लेते हैं NO2 माइनस। तो देखो यहां से डबल ले लिया, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड और NO2 माइनस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लग के माइनस आ गए। एक और लेते हैं, अब मान लीजिए यहां से हमने ले लिया NO2 पॉजिटिव, ये रहा NO2 पॉजिटिव। अब आप क्लियर देख पा रहे हो कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर में है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां 0 इलेक्ट्रॉन है। तो रिपल्सन तो यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, पर क्या ये उतना रिपल्सन हो रहा होगा जितना हम सोच रहे हैं एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से? नहीं, हाफ लेबर पे काम कर रहा है, आधे पावर का है वो, ये पूरे पावर का है। यहां से रिपल्सन ज्यादा हो रहा होगा तो बॉन्ड एंगल आपकी छोटी होगी, और यहां है ही नहीं कोई लोन पेयर, तो ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो रहा होगा, जो कि मैक्सिमम होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो? अच्छा ठीक है। अब मान लो कि मैं इनमें बात करता हूं, तो आप बताओ कि यहां क्या हो रहा होगा। यहां एक के वजह से रिपल्सन आ रहा है, तो ये ज्यादा नहीं, 115 डिग्री तक सिमट जाएगा। यहां से देखिए नहीं, ये 115 डिग्री तक सिमट जाएगा और यहां पे थोड़ा सा कम रिपल्सन आ रहा है, तो ये लगभग में 132 डिग्री के आसपास होगा। मैं फिर से बोलूंगा, एंगल जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूं। मैं फिर से बता दूं, सबसे ज्यादा यहां लोन पेयर है ही नहीं, यहां पे 0 लोन पेयर है, तो यहां पर मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है। ठीक है, देखिए है ना, यहां पर एक लोन पेयर है तो यहां पे मिनिमम बॉन्ड एंगल है, यहां पे मिनिमम बॉन्ड एंगल 115 का है। यहां पे आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो 1/2 लोन पेयर है, तो यहां पे मॉडरेट बीच वाले लेवल का है। तो अगर मैं बोलूं ऑर्डर क्या हो गया, तो बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर हो गया, सबसे पहले NO2 पॉजिटिव 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा, NO2 आ रहा होगा, 132 डिग्री हो गया। ठीक है, इसके बाद सबसे कम किस में दिख रहा होगा, NO2 माइनस में दिख रहा होगा, 115 डिग्री। यहां मैं फिर से लिख देता हूं, ये 180 डिग्री है, ये हमारे पास 132 डिग्री है और ये हमारे पास 115 डिग्री है। तो बड़ा कमाल का एग्जांपल है। अगर आप एक्स्ट्रा लोन पर पुट करते जाएंगे, बॉन्ड एंगल आपका घटता चला जाएगा। ओके गाइस, अब हम 4th पैरामीटर्स की तरफ आते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखिएगा, आई होप आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इन सेशंस को। बहुत अच्छे से डिजाइन किया, मेंस प्लस एडवांस दोनों के लिए। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाला चौथा फैक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, नंबर 1 में साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिस्कस कर लिए, PF3, PCl3, PBr3, PI3 में। अब हम डिस्कस करने वाले सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए लिखा हुआ है कि इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, हालांकि मैं इसमें एक एक्स्ट्रा ड्रैगो रूल भी ऐड कर दूंगा। पहले आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो कि हम लेते हैं NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया। फिर हम लेते हैं PH3, इसको बोलते हैं फॉस्फीन। फिर हम लेते हैं ASH3, इसको हम बोलते हैं आर्सीन। फिर हम लेते हैं SbH3, इसको बोलते हैं एस्टिबीन। एस्टिबीन, ठीक है, एस्टिलवीन अलग होता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो, अब तुम क्लियर देख रहे हो, लोन पेयर तो सबके पास है। 2 एक्सप्लेनेशन इसके हैं। पहला एक्सप्लेनेशन तो सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हम ऐसे बोल सकते हैं, देखिए ये N है, ये H है, देखिए, और यहां लोन पेयर है। सेम यहां से भी आपको ऐसे ही दिख रहा है, PH3 है। एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, अगले में स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, बस ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो ASH3 आर्सीन है ये, और ये बेटा तुम्हारा एस्टिबीन है। ठीक है, अब देखो बॉन्ड एंगल की मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जो हो रहा होगा वो अमोनिया में, देन फॉस्फीन में, देन आर्सीन में, देन एस्टिबीन में। ये तो मैं आपको ऊपर के लाइन से बता रहा हूं कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर तुम्हारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, समझ रहे हो।
अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगी, और अगर डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल घटेगी। यहां डिक्रीज बोला गया तो डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड एंगल घटता चला जा रहा है ना। तो सवाल यहां पे खत्म नहीं होता है, सवाल यहां खत्म होता है कि ऐसा क्यों होता है, वाई, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो मैक्सिमम क्यों है। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एलिमेंट्स ये जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला लेगा, जिससे यहां पे चार्ज डेंसिटी बढ़ने लगेगी। जब इससे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी ना तो यहां पर रिपल्सन्स भी बढ़ेंगे, और रिपल्सन बढ़ने की वजह से जो इसका बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाएगा। और आपको पता है अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री हो रहा होता है गाइज। लेकिन आप नोटिस करोगे जब आप पीएच में जाते हो तो फास्फोरस और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तकरीबन फास्फोरस और हाइड्रोजन पाउलिंग स्केल पे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगभग में एकदम बीच में ही लाई कर रहा होता है, ज्यादा फर्क नहीं है। बॉन्ड एंगल यहां जो होती है वो घट के एक का एक 90 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 94 डिग्री चली जाती है। यहां बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 93 चली जाती है, यहां बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 91 चली जाती है। तो हमको ये तो पता चल जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच लिया, रिपल्सन बढ़ गया तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया, इनमें ऐसा नहीं हो पाया, घट गया। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा इस सडन डिक्रीमेंट क्यों हुआ है, यहां से यहां 13 डिग्री के आसपास का डिक्रीमेंट है, ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन नहीं होता। सडन डिक्रीमेंट क्यों हुआ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रैगो रूल यूज किया जाता है। ड्रैगो रूल का यह कहना है कि इसमें से सिर्फ अमोनिया ही है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, फॉस्फीन से लेके एस्टिबीन तक का हम कोई हाइब्रिडाइजेशन ही कंसीडर नहीं करते, नो हाइब्रिडाइजेशन। ये सिंपल क्या करता है, इसका लोन पेयर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90% से ऊपर परसेंटेज एस करैक्टर को अक्वायर करता है, और जो ओवरलैपिंग होती है वो फास्फोरस के p ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन की हो रही होती है, मतलब लगभग में परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स इनके होते हैं। हाँ, वो तो ड्रैगो रूल है, आप हमारे चैनल पर ड्रैगो देख सकते हैं। मैं फिर से मोटा मोटी समझा देता हूं कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी आपका बॉन्ड एंगल भी घटता चला जाएगा। तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। ड्रैगो रूल पे एग्जैक्ट रीजन पता चलता है cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1 से कि सडन डिक्रीमेंट क्यों हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही फंडा आप देख सकते हो H2O में। देखो ये रहा H2O, ये रहा H2S, ये रहा आपके पास H2Se, और ये रहा आपके पास H2T। अब बताओ बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए घटती जा रही है, बॉन्ड एंगल घटता जाएगा, H2O, H2S, H2Se, H2T। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आपको बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या रिलेशन होता है। सेम ड्रैगो रूल यहां पर भी लगा सकते हो, सिर्फ पानी में ही ऑक्सीजन को sp3 हाइब्रिड मानेंगे। ड्रैगो रूल के हिसाब से इसमें नो हाइब्रिडाइजेशन होता है। मैंने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी ड्रैगो पे, है ना, इसमें नो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होता है। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सबका, सारे बच्चों का क्लियर है? ओके गाइस, अब हम क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि थियरी का फायदा नहीं जिससे सवाल ना बने। तो सवाल की तरफ आते हैं। पहला हमारे पास प्रॉब्लम है कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड एंगल अमंग BF3, PF3 एंड ClF3। पहले स्क्रीन को रोकिए और खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया? तो 3 मॉलिक्यूल यहां पर गिवन है। पहला हमारे पास है BF3, दूसरा है PF3 और तीसरा है ClF3। देखो तीनों अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। आपको BF3 जो दिख रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहा है, PF3 sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहा है, और ClF3 जो है वो sp3d हाइब्रिडाइज दिख रहा है। और सब में लोन पेयर अलग अलग तरीके से है। BF3 में 0 लोन पेयर है, PF3 में 1 लोन पेयर है, और ClF3 में 2 लोन पेयर है, ठीक है। आइए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बेटा ध्यान से देखना, ये रहा BF3, यहां से फ्लोरीन है, यहां से भी फ्लोरीन है। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूं तो ये वाला बॉन्ड एंगल 120, 120 और 120, 120 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा होता है। बहुत बढ़िया है, मैक्सिमम है। अच्छा 120 सिमेट्रिकल है। देखिए क्या और किसी में कम ज्यादा है क्या? अब देखो PF3 की बात करते हैं। बेटा PF3 आपको इस तरीके से sp3 दिख रहा है, समझ रहे हो? जी हाँ, पिरामिडल टाइप का। यहां पे जो बॉन्ड एंगल होती है ना वो 90 डिग्री से ज्यादा होती है। आपको रीजन बहुत बढ़िया से पता है। क्या पता है? यहां पर ना बैक बॉन्डिंग काम करती है, ठीक है। यहां पे फास्फोरस का जो वेकेंट d ऑर्बिटल है यहां से लोन पेयर आता है, जिससे हल्का सा डबल बॉन्ड कट्टर बनता है, और इनके बीच में रिपल्सन होकर कहीं ना कहीं अप्रॉक्स 97 डिग्री के आसपास लाई करता है PF3। लेकिन अगर ClF3 में आओगे तो मामला थोड़ा गंभीर है। देखो ClF3 में क्या होता है, आपको पता है sp3d है, ये रहा हमारा फ्लोरीन, यहां से ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। देखो एक्चुअल में होना कैसा चाहिए था, होना ऐसा चाहिए था,
होना ऐसा चाहिए था, बिल्कुल एकदम टी शेप का होना चाहिए था, पर हुआ क्या है कि इनके इनके बीच में रिपल्सन होने की वजह से ये थोड़ा सा झुक गया है, ये जो फ्लोरीन है ना थोड़ा सा झुक गया है, और इसके बीच का जो एक्चुअल में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, रियल में ये वाला बॉन्ड एंगल 5 डिग्री कम होके 175 डिग्री हो जाता है। अब आप मुझे बताओ, ये बीच से लाइन जा रही है जो कि लगभग में इंटरसेक्ट कर रही है और बीच का एंगल 175 डिग्री है, तो कभी भी ये वाला एंगल जो होगा थीटा वो कभी भी 90 डिग्री होगा? जी नहीं, थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, ये लेस देन 90 डिग्री होगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल BF3 में आएगा, इसके बाद PF3 में आएगा, इसके बाद ClF3 में आएगा। देख लीजिए कौन सा ऐसा है, सबसे ज्यादा BF3, देन PF3, देन ClF3। देख लीजिएगा ये वाला 120 डिग्री हो गया है, ये 97 डिग्री हो गया, ये लेस देन 90 डिग्री हो गया। तो C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबका? आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोला गया है, आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिएगा कि इन द प्रोसेस XH3 + H XH4, X बिलोंग टू नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और Sb, तो मैक्सिमम इंक्रीज इन द बॉन्ड एंगल विल बी ऑब्जर्व इन। बहुत बढ़िया सा सवाल है। तो अगर मैं NH3 में H लगाऊंगा तो ये बन रहा होगा NH4 पॉजिटिव। अगर मैं PH3 में लगाऊंगा, हालांकि ये सब जल्दी हाइड्रोजन नहीं पकड़ते हैं क्योंकि प्योर एस में है, पर मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो यहां से PH4 पॉजिटिव, यहां से ASH4 पॉजिटिव और यहां से SbH4 पॉजिटिव हो जाएगा। बोला गया कि मैक्सिमम इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल किसका हो रहा होगा? देखो, सब जब वापस पॉजिटिव में जाएंगे तो सबका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, इसका भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, इसका भी बॉन्ड एंगल sp3 होने की वजह से 109 28 होगा, इसका भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। पर आप मुझे बताओ, इनमें पहले मैक्सिमम कौन था? ये हमारा मैक्सिमम था, क्योंकि आपको पता है कि ड्रैगो रूल लगाइए या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला केस लगाइए, अमोनिया में ये जो कितना था आपको पता है 107.5 डिग्री के आसपास था, और SbH3 जो था लगभग में 91 डिग्री के आसपास था। तो देखिए इंक्रीमेंट कितना ज्यादा हो रहा है, आप नोटिस कर पा रहे हैं? क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है? जी हां, 18 डिग्री के आसपास का इंक्रीमेंट है। तो मैक्सिमम चेंज इन बॉन्ड एंगल जो है वो इसमें दिख रहा है, और मिनिमम चेंज इन बॉन्ड एंगल जो है वो इसमें दिख रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया था, एक बार फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्सिमम इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल, तो करेक्ट आंसर हो गया SbH3। यहां पर मैक्सिमम 18-19 डिग्री के आसपास का बॉन्ड एंगल बढ़ा है। ठीक है, मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है सेशंस। ठीक है, हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे और रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच वन इज करेक्ट फॉर बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपको इसमें पूछा गया है। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो PF3 है। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रहा Cl, ये रहा Cl, यहां से लोन पेयर है, यहां से भी लोन पेयर है। अब देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जस्ट मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। फॉस्फोरस की लगभग में 2.1 है, फ्लोरीन की 4 है, 2 गुना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को बिल्कुल पास बुला लेगा, जिससे रिपल्सन जो इसके बीच में हो रहा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन काफी दूर हट जाने की वजह से लेस रिपल्सन हो रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जी हाँ। और यहां पे देखिएगा, यहां पे जो रिपल्सन्स हो रहे होंगे वो मोर रिपल्सन्स हो रहे होंगे। और जब आपको मैंने शुरुआत में ही बताया है कि जब रिपल्सन्स बढ़ेंगे ना तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएंगे। तो बॉन्ड एंगल ना PCl3 का ज्यादा होगा PF3 से। ये गलत है, वैसे तो आंसर हमको निकल चुका है आई थिंक D, लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब आइए OCl2 पे और Cl2O में, इसमें क्या हो रहा है आइए देखें। तो देखो OCl2 ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, यहां से Cl है, यहां से Cl है, यहां से देखिए लोन पेयर, यहां से लोन पेयर, और यहां से आइए ClO2। अब देखो Cl है, यहां से डबल बॉन्ड हो और यहां एक इलेक्ट्रॉन है। जस्ट हम आपको थोड़ी देर पहले लॉजिक बताए थे। होगा क्या, यहां से देखिए रिपल्सन जो है वो ज्यादा आ रहा होगा, तो यहां से जो θ1 आ रहा होगा वो लेस आ रहा होगा। समझ रहे? यहां से देखिए जो रिपल्सन है वो लेस आ रहा होगा। अब अगर रिपल्सन लेस आ रहा होगा तो ये जो θ2 होगा वो मोर हो जाएगा। तो हमको बोला गया है कौन सा ज्यादा होगा, तो ClO2 का ज्यादा हो रहा होगा। यहां पे जो ClO2 है वो ग्रेटर देन होगा और OCl2 जो है वो लेस देन होगा, तो ClO2 ज्यादा होना चाहिए। तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। ठीक है, अब आइए NF3 और NH3 में सेम लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहां से N है, यहां से FF है, यहां से लोन पेयर है, और यहां से आइए N है, यहां HH है। अब अगर क्लियर देखोगे यहां पे भी सेम वही फंडा है। देखो यहां से ये जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा, तो यहां पे लेस रिपल्सन हो रहा होगा।
यहां पे लेस रिपल्सन हो रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और देखो यहां पे जो बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यहां पे रिपल्सन मोर होगा, और मोर रिपल्सन का मतलब क्या होता है? बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। मोर रिपल्सन का मतलब जो बॉन्ड एंगल होगा वो यहां पे मोर होगा। तो ग्रेटर किस में होना चाहिए? NH3 में होना चाहिए। तो देखिए मोर, जितना ज्यादा रिपल्सन होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। देख लीजिएगा यहां पर भी रिपल्सन ज्यादा हो रहा था, तो यहां पे देखिए θ2 मोर हो रहा था, रिपल्सन कम हो रहा था। यहां देखिए रिपल्सन ज्यादा हो रहा था, तो जो आपका ऊपर से आने वाला रिपल्सन था बॉन्ड को समेट के छोटा कर दिया। तो आपको यह भी समझना होगा रिपल्सन किधर से हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऊपर से रिपल्सन आएगा तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा, अगर इनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो यहां पर ये भी इक्वेशंस गलत हो गए बेटा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो रहा है सबका। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, और बढ़िया क्वेश्चंस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए आपका। आपको चीजें समझ में अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे मूव करें। ओके गाइस, हमसे पूछा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग XOX बॉन्ड एंगल्स इन H, F और C। ये XOX के बारे में पूछा गया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं Cl2O। ठीक है, देखिए O है, यहां Cl है, यहां Cl है, यहां से लोन पेयर है। ठीक है, आगे आ जाइए। वाटर ले लेते हैं, HOH ले लिया, यहां से लोन पेयर है, यहां से लोन पेयर है। फिर हम OF2 ले लेते हैं, यहां से F ले लिया, यहां F ले लिया, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर है। अब देखिए सिंपल सा फंडा है, आप बस लॉजिक लगाइएगा। होता क्या है गाइस, दो चीजें यहां पे आपको समझनी है। पहली बात तो ये है कि ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। क्लोरीन से भी ज्यादा ये होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्लोरीन के पास आपको पता है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, इसके वजह से यहां से बैक बॉन्डिंग होने की वजह से भी पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक तो रिपल्सन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ थोड़े ज्यादा आने की वजह से रिपल्सन बढ़ रहे थे, और साथ ही साथ अब पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से और भी रिपल्सन बढ़ गए। तो यहां पे थीटा जो हो रहा होगा वो मैक्सिमम हो रहा होगा। यहां पर क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हो रहा होगा। मतलब क्या ही बोले इसके बारे में, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आ रहा होगा। अब देखिए H2O में और OF2 में हम बात करते हैं। सिंपल सा फंडा है। अब देखिए यहां पे कोई भी आपका D का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा इधर खींच जाएंगे फ्लोरीन के पास, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां पर रिपल्सन जो हो रहा होगा वो मिनिमम हो रहा होगा। ऊपर से आने वाला रिपल्सन तो सोचिए ही मत, क्योंकि सब में दो दो लोन पेयर है, तो क्यों दिमाग लगाना। हम इस रिपल्सन को चेक करते हैं। तो यहां पर रिपल्सन जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? मिनिमम हो रहा होगा। मिनिमम होने की वजह से जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे कम होगा, लीस्ट होगा। और ये एक बीच का केस है जहां पे ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, बिल्कुल ठीक ठाक सा ऑर्डिनरी केस है। तो मैक्सिमम इसमें होगा, फिर इसमें होगा, और सबसे कम इसमें होगा। क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो है यहां से खींचने वाला नहीं है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ऑक्सीजन 3.5 है, तो यहां है, तो यहां से रिपल्सन ज्यादा है। तो यहां पे जो थीटा होगा वो बीच का होगा, मॉडरेट हो रहा होगा। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर हो गया पहले OCl2, फिर H2O, फिर OF2। तो Cl2O हो गया, H2O हो गया, F2O हो गया। ये ना देख लो, हाँ B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सारे बच्चों का? सही हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं आपके लिए कोट्स लेके आया हूं। मैं अक्सर प्लस में दिखाता हूं, सोचा आपको भी दिखा दूं। इफ यू ऑलवेज डू व्हाट इज कंफर्टेबल टू यू एंड चूज द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, you never step outside your comfort zone because great things don't come from comfort zone। देखो जब तक आप वही काम करते रहोगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं निकलोगे। हमेशा वही काम करोगे जिसमें आपको लीस्ट रेसिस्टेंस आता है, तो पता है आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और मचाइए, ठीक है ना। क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आपका एक्चुअल टैलेंट जो है वो निखर के बाहर आएगा। ठीक है, इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, बोला गया है कि द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3, NH4 पॉजिटिव एंड NH2 माइनस आर इन द ऑर्डर ऑफ। बड़ा प्यारा सा सवाल है, आप लोन पेयर से डील कर सकते हैं। देखिए तो यहां से NH3 है, आपको पता है कि इसमें एक ही लोन पेयर है। आइए NH4 की बात कर लेते हैं पॉजिटिव में, आपको पता है यहां पे 0 लोन पेयर है। ठीक है, आगे आइए NH2 माइनस की बात कर लेते हैं, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ नेगेटिव है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। क्या बताया मैंने आपको? कि अगर आप लोन पेयर बढ़ाइएगा
तो क्या होगा, ऊपर से आने वाला रिपल्सन जो है बॉन्ड को काफी दाब देगा, ये कंप्रेस कर देगा, इधर से दबाएगा दिवाएगा, तो थीटा वाली एंगल जो होगी वो लेस होने लग जाएगी। यही रीजन है कि NH2 माइनस में बॉन्ड एंगल आपकी पानी के बराबर 104.5 डिग्री हो जाती है, ठीक है। और NH4 में कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल मैक्सिमम आपकी पहुंच जाएगी 109 डिग्री 28 मिनट पहुंच जाएगी। यहाँ बॉन्ड एंगल एक लोन पेयर है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है तो थोड़ा बॉन्ड एंगल छोटा होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 107.5 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे बड़ा होगा NH4 पॉजिटिव में, इसके बाद अमोनिया में, और इसके बाद NH2 नेगेटिव में। देखिएगा, सबसे पहले NH4 पॉजिटिव 109 डिग्री 28 मिनट, अमोनिया 107.5 मिनट, NH2 104.5 मिनट। सही है? सही हो रहा है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉन्ड एंगल। आप पहले इसको खुद से कोशिश कीजिए करने का। कर लिया? सबसे पहले बात करते हैं BeF2 का। आप जानते हैं ये रहा BeF2, एकदम क्लियर है, कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एंगल आपका पूरी 180 डिग्री होता है, ये एक लीनियर स्पेसीज है। समझ में आई बात? परफेक्ट। आगे आइए, अब बात करते हैं पानी की, H2O की। तो H2O में क्या है, यहां से O है, यहां से HH है, यहां से लोन पेयर, यहां से लोन पेयर है, ऊपर से उधर से इधर से रिपल्सन्स काफी ज्यादा आ रहा है, बॉन्ड एंगल काफी छोटा हो जाएगा, ये घट के 104.5 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। परफेक्ट। अब बात करते हैं अमोनिया में। अमोनिया में क्या हो रहा होगा, ये N है, यहां से H, यहां से H है, और ये आपके पास लोन पेयर है, ऊपर से आने वाला रिपल्सन है पर उतना नहीं है जितना 2 के वजह से था। यहां भी बॉन्ड एंगल घटेगा, 109 से घट के ये 107.5 डिग्री हो जाएगा। मिथेन में बात करते हैं, 0 लोन पेयर है, तो कोई भी किसी तरह का रिपल्सन ही नहीं है, परफेक्ट टेट्राहीड्रल है, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो मैक्सिमम किसका हो गया, BeF2 का मैक्स बॉन्ड एंगल हो गया, और मिनिमम बॉन्ड एंगल किसका हो गया, चेक कर लीजिएगा, वाटर का, इसका मिनिमम बॉन्ड एंगल हो गया 104.5 डिग्री। तो H2O इज द करेक्ट आंसर। आप ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, 180, 109, 107, 104, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं आना चाहिए यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। ओके, अगला बोला गया है विच कंपाउंड हैज बॉन्ड एंगल नियरली 90 डिग्री। लगभग में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल किसका होता है। अब आप लोग जरा सोचिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था ड्रैगो वाला केस, अब उसी चीज को इंप्लीमेंट कीजिए। देखिए NH3 यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, H2O आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, CH4 आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पर मैंने आपको बताया था कि H2S हो गया, H2Se हो गया, H2Te हो गया, इन केसेस में हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। यहां पे नो हाइब्रिडाइजेशन है, ये लगभग में अपने परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स का यूज कर रहा होता है, और इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो तकरीबन परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, थोड़ा 2-3 डिग्री ऊपर नीचे ले लो, है ना, 92 93 तक होता है, लगभग में परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो H2S हो गया इसका करेक्ट आंसर। वैसे इसमें भी आप बॉन्ड एंगल देख सकते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट है, इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है, इसका बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है लगभग में आपका 94-93 डिग्री के आसपास है, तो लगभग 90 मान सकते हैं। क्लियर है? ड्रैगो रूल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों से एक्सप्लेन कर सकते थे। नेक्स्ट, ओके गाइस, अब हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर पे। बोला गया है जेईई मेंस 2021 का सवाल है, ध्यान से देखिए कि HOH बॉन्ड एंगल वाटर जो है लगभग में 104.5 डिग्री होता है। आप बोलते होंगे डेटा नहीं देता, देखो डेटा देता है, समझ रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते कि डेटा नहीं देता है। तो HOH बॉन्ड एंगल पानी का 104.5 डिग्री है। अब बोला है रीजन कि द लोन पेयर रिपल्सन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स। अच्छा ठीक है, जी हाँ सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 डिग्री होता है, और रीजन इसका बिल्कुल सही है कि लोन पेयर रिपल्सन्स जो होते हैं वो हायर होते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। ये रिपल्सन बहुत ज्यादा है और ये रिपल्सन कम है, दबाया जा रहा है तो बॉन्ड एंगल छोटा हो गया। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर है कि लोन पेयर रिपल्सन से इलेक्ट्रॉन्स हायर होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, इसी वजह से बॉन्ड एंगल वाटर का जो है वो ट्रेडिशनल sp3 से घट के 109 से घट के 104.5 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आप बहुत आज पूरा क्लास में सर डेटा ही कर रहे हो, तो डेटा वाला सवाल जेईई मेंस 2021। देखिए डेटा का क्वेश्चन है, इन गैसियस ट्राइथाइल अमीन CNC बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होगा। बड़ा प्यारा सा सवाल है। तो गैसियस ट्राइथाइल अमीन, तो ट्राइथाइल अमीन बोला गया, ये रहा N, देखिए यहां से ET, यहां से ET, यहां से ET, और यहां से लोन पेयर है। NCERT का ही सवाल है, इधर से धकेला जा रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहां भी ये भी ग्रुप्स बहुत बड़े बड़े हैं, इनके बीच में भी अच्छा खासा रिपल्सन है, तो इसको कहीं ना कहीं 107 के आसपास होना चाहिए था,
लेकिन ये 107 नहीं होता, अमोनिया के जैसा नहीं है, थोड़ा बढ़ जाता है और बढ़ के तकरीबन 108 डिग्री पे पहुंच जाता है। और अकॉर्डिंग टू एनटीए आंसर कीज भी 108 डिग्री है, 108 डिग्री। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग डेटाज पे दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जेई मेंस ने डेटा भी पूछा है 108 डिग्री। अगर आप इसके जगह कुछ और पुट करते, शायद 104, 110, तो आंसर गलत हो जाता है, 108 ही पुट करना था। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। बोला गया है कि द करेक्ट शेप ऑफ आई बॉन्ड एंगल रेस्पेक्टिवली इन I3 माइनस आयन इज, इसमें आई का बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये भी 21 का ही सवाल है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने ज्यादा नहीं चूज किए, सोच समझ के चूज किए। ठीक है, तो देखिए I3 माइनस का आप हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं, इलेक्ट्रॉन 21 प्लस 1 22 हो गए, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 5 से sp3d हो गया। अब देखिए ये कुछ ऐसा होता है, आई पेयर पेयर पेयर। ठीक है, ये जो आपको पता है बेंट रूल से आप जानते हैं, जो लोन पेयर है वो कहां रहना पसंद करते हैं, इक्वेटोरियल पे, है ना, लोन पेयर, और जो बॉन्ड पेयर है वो एक्सियल पे अपन रखते हैं। तो यही चीज है यहां से। अब ये कैसा आपको दिख रहा है, पहली बात तो ये sp3d है, और जो इसका बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है। हम बोल सकते हैं कि एक लीनियर मॉलिक्यूल है, सो लीनियर एंड 180 डिग्री। तो करेक्ट शेप जो इसका होगा I3 माइनस का, वो लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं I3 प्लस के साथ। I3 प्लस में मामला उल्टा है। I3 प्लस अगर आप लीजिएगा तो वहां पे ये बेंट टाइप का हो जाता है, पानी के जैसा हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, वहां मामला बिल्कुल ही उल्टा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना उसके साथ, दोनों अलग अलग केस हैं। ठीक है, समझ रहे हो। और वहां पे बॉन्ड एंगल 104.5 पहुंच जाता है, यहाँ 180 डिग्री, बहुत घटता है। क्लियर है। अब गाइस सबसे बड़ी जानकारी मैं देना चाहूंगा, बहुत बड़ी न्यूज गाइस। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में बहुत कम वक्त बचे, और ये आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट है, स्किप करके मत जाना, सुन लो ध्यान से, नहीं तो एक डेडिकेटेड वीडियो इसी पे आएगी। जो एस बैच है वो बहुत ही कमाल का बैच आने वाला है आपके पास, जहां पे मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा रहा हूं, इवन इनऑर्गेनिक भी मैं करा रहा हूं इसके पैरेलल क्विक रिवीजन बैच में। तो अगर अभी तक आप प्लस पे नहीं आए हैं, मैं बता दूं इतनी बड़ी टीम है जिसमें 8-10 टीचर हैं जो आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराने वाले। कंप्लीट बोले तो कंप्लीट सिलेबस। आप लोग मेक श्योर प्लस पे आइए, हमारा कोड यूज कीजिए IITN एक्सप्लेन्स। और एक ऑफर भी चल रहा है अभी आपके पास, अगर आप देखिएगा, अगर अभी आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो आपको तुरंत एक्सटेंशन मिलता है 1 महीने का, और प्लस और आइकॉनिक दोनों पे ये वैलिड है। ये आप लोगों के लिए मैंने अनअकैडमी को बोल के करवाया है। ये 13 अप्रैल तक वैलिड है, 13 अप्रैल तक, मतलब अगर आप आज 13 को आप वीडियो देख रहे हैं तो 13 तक ही ये वैलिड है। तो आपको ये हर हाल में लेना ही लेना, क्योंकि इतना बढ़िया बैच, एक्सक्लूसिव कोर्स है जेई 2022 के लिए डिजाइन किया है टॉप एजुकेटर ने। आपको एक चांस मिलता है अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने का, PYQ और रिवीजन भी होता है, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स आपको मिलते हैं। तो मेक श्योर आप इस बैच में जरूर आइए। मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों कवर करा रहा हूं, QCR भी चल रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, कई 2024 वाले बच्चे हैं बेटा, जो 2023 और 24 वाले हैं, आप मुझे लाइव देख रहे हैं या आप जो देख रहे हैं आपके भाई बहन आपके दोस्त हो, तो कहते हैं कि जितनी जल्दी शुरुआत की जाए उतना बढ़िया है। तो 2024 का बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका स्टार्टिंग डेट 13 अप्रैल 2022 है। यहां पे विनीत लुम्बा, प्रतीक जैन, मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, कपिल राणा सर इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, अश्विनी त्यागी फिजिकल पढ़ाएंगे, नमो कौल सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। बड़ा ही कमाल का बैच है, कोड IITN एक्सप्लेन्स है, आप इसको जरूर यूज कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग बैच है। आप इसके लिए 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया से बैच चलेगा। कंप्लीट 2 ईयर आपको कवर कराया जा रहा होगा। ठीक है, इसमें ऑफर है 3 मंथ के साथ आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है, 12 के साथ 3 मंथ, और 24 के साथ 3 मंथ, और 24 महीने का CBSE भी मिल जाता है। जी हाँ, इतना बड़ा ऑफर आज तक जेई के फील्ड में किसी ने नहीं दिया है। 24 महीने के जेई के साथ 24 महीने का CBSE फ्री है, और साथ ही साथ 3 महीने का एक्सटेंशन भी है। दैट इज अमेजिंग। सो मेक श्योर आप लोग जरूर से जरूर आइए। ये प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए वैलिड है। 13 अप्रैल 2022 आप लोग जब भी आए कोड यूज करें IITN एक्सप्लेन्स, हमारा चैनल नाम, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, एक्सटेंशन भी मिलेगा, एक से बढ़ के एक। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप लोगों को लेट नहीं करना है, आप लोग जरूर आइए। इस बैच में 13 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो मेक श्योर आप इस बैच में आइए। और ये वाला बैच कमाल का बैच होने वाला है यार, मजा आ जाएगा, है ना। तो मेक श्योर आइए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था और फेवरेट क्वेश्चन आपका कौन सा था। मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।